नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियां हैं वो करवाई जा रही थी। 20 अंक के टोटल इसमें से क्वेश्चन आएंगे। कुछ एक टॉपिक आपको संपूर्ण करवा दिए थे। इसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास और हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, ये इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। 2-3 टॉपिक और बाकी हैं। इसमें आज देखते हैं हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। शानदार टॉपिक है हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। यानी जब शिक्षक हिंदी का शिक्षण करवाता है या बच्चों को अधिगम करवाता है तो उस समय जो सहायक सामग्री काम में ली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है, ये सब कुछ देखने वाले हैं आज। तो देखिएगा, आराम से अंत तक देखिएगा मित्रों टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं इसमें सर्वे सहायक सामग्री। सर्वे सहायक सामग्री, अब सर्वे यानी सुनना होता है। सहायक सामग्री वे सहायक सामग्री जिनके द्वारा सिर्फ सुना जा सकता है, सिर्फ आप ये सुन सकते हैं। जैसे मौखिक उदाहरण, अध्यापक के द्वारा कोई भी उदाहरण बोला गया है तो आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं। या रेडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, तो ये उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखने हैं सर्वे सहायक सामग्री के। दूसरा आपका दे रखा है दृश्य सहायक सामग्री। इसमें आपका श्यामपट्ट, इसके माध्यम से आप जो भी लिखा हुआ है श्यामपट्ट पर वो देख सकते हैं। इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे मित्रों। पहले जो बेसिक उदाहरण हैं इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सर्वे सहायक सामग्री में कौन से हैं, दृश्य सहायक सामग्री में कौन से हैं। और तीसरा आपका है सर्वे दृश्य सहायक सामग्री, यानी सुना भी जा सकता है और आप देख भी सकते हैं उस सहायक सामग्री को। जैसे आपका चलचित्र है, नाटक है, कठपुतली है, टेलीविजन है। तो ये हैं। अब विस्तार रूप से इनकी चर्चा करते हैं। पहला आपका सर्वे सहायक सामग्री, और इसमें दे रखा है मौखिक उदाहरण। मौखिक उदाहरण, मौखिक उदाहरणों का प्रयोग प्रमुखतया सूक्ष्म भावों के शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। जो भी मौखिक भाव है, मौखिक उदाहरण है, उनके सूक्ष्म भाव यानी छोटे रूप में भाव किस प्रकार से उजागर होते हैं, उनके शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु, स्थिति या विचार को मौखिक कथन या वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरणों का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। मौखिक उदाहरण, जैसे मान लीजिए अभी आप रामायण के बारे में पढ़ा रहे हैं, रामायण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसी क्लास में से किसी बच्चे को आपने राम बना दिया, किसी को सीता बना दिया, किसी को लक्ष्मण बना दिया। तो ये उन बच्चों के सामने सामने देखेंगे वो, यानी उस वस्तु स्थिति का वर्णन उनके सामने होगा, उनके प्रतीक चिन्ह उनके सामने होंगे, तो वो आसानी से उस बात को समझ पाएंगे। आप बोल तो रहे हैं सामने और सामने उसको प्रदर्शित भी कर दिया है। तो इस प्रकार से सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु, स्थिति या विचार को मौखिक कथन या वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरणों का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। तो ये तो मौखिक उदाहरण हो गया। इसके बाद में देखते हैं ग्रामोफोन। ग्रामोफोन देखिए, ये डायग्राम है इसका, देख सकते हैं आप। ग्रामोफोन अब होता क्या है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सर्वे साधनों का पुराना उदाहरण है, यानी सुनने वाले जो साधन है उनका पुराना उदाहरण क्या है, ग्रामोफोन। इसके माध्यम से किसी भी घटना, विवरण हो, चाहे गीत हो, कहानी हो, वार्तालाप आदि को सुना जा सकता है। अभी ग्रामोफोन अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पुराने समय की बात करें तो ग्रामोफोन होते थे उस समय मित्रों। कोई भी घटना है, विवरण है, गीत है या कहानी है, वार्तालाप है, तो उसको इसके माध्यम से सुन सकते थे। इतना ध्यान में रखें आप।
तीसरा आपका टेप रिकॉर्डर। सर्वे साधनों में, सर्वे सहायक सामग्रियों में पढ़ रहे हैं अभी। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक है एवं विकसित रूप है। वैज्ञानिक और विकसित रूप। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण अथवा सामग्री टेप करके स्थायी तौर पर रखी जा सकती हैं, यानी स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं। जो भी ध्वनि सुन रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर यानी रिकॉर्ड किया जा सकता है इसमें, और जब भी आपका सुनने का मन करे तब सुन सकते हैं। तो ये फायदा है। ग्रामोफोन में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है और इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा आपका रेडियो। और रेडियो तो सभी ने सुना होगा, अभी तो कम है इसका प्रचलन, लेकिन थोड़ा सा बैक साइड में जाएं, पीछे जाएं, तो रेडियो का जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा था। सर्वे साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से रेडियो सर्वविदित उपकरण है। अब देखते हैं 10 से सहायक सामग्री। ये तो थी सर्वे सहायक सामग्री, तो आसान सा पार्ट है मित्रों, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। इसमें पहला श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहते हैं। अध्यापक का विश्वसनीय मित्र श्याम पट। यद्यपि यह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है, स्वयं में कोई दृश्य सामग्री नहीं है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। अब श्यामपट्ट कोई दृश्य सामग्री नहीं है, लेकिन इस श्यामपट्ट का आप इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके दृश्य सामग्री के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब श्यामपट्ट को क्या देखेंगे बच्चे? श्यामपट्ट को नहीं देखेंगे, इस पर जो लिखी हुई, इस पर जो चित्रांकन किया गया है आपके द्वारा, उसको देखेंगे। तो स्वयं दृश्य सामग्री नहीं है, बल्कि क्या है, इस पर जो लिखी हुई चीजें हैं, आपने जो प्रदर्शित की है यहाँ पर, वो क्या है, दृश्य सामग्री के रूप में क्रियाशील रहती है और उससे आपको फायदा भी मिलता है। श्यामपट्ट कार्य की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, पाठ सार तथा गृह कार्य देने के लिए किया जा सकता है। रेखा चित्र, कोई भी चित्र बनाना है, रेखा चित्र बनाना है, तो उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर आसानी से। कोई ग्राफ बनाना है आपको, जैसा भी ग्राफ है उसको बना सकते हैं आप यहाँ पर। और मानचित्र, मानचित्र को भी बनाया जा सकता है, बच्चों के सामने देखेंगे आंखों से, तो यहाँ पर मित्रों आप जिलों के नाम अंकित कर सकते हैं। तो बड़े रूप में देखा जा सकता है इनको और आसानी से याद भी हो जाएगा बच्चों के। गृह कार्य भी दे सकते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट लिखना हो तो ब्लैक बोर्ड पर आप आसानी से लिख पाएंगे। ब्लैक बोर्ड का एक फायदा भी होता है मित्रों, जैसे कोई गृह कार्य देना है, प्रत्येक बच्चे की, जैसे 40 बच्चे हैं, उनकी कॉपी में आप गृह कार्य डालते हैं, समय लगेगा इतना ही, 30 मिनट का आपका जो कालांश होता है। लेकिन वही कार्य आपने जैसे 1/2 प्लस 1/2 ये कार्य दे दिया, बच्चों को बोर्ड पर लिख दिया, बच्चे बोर्ड से उतार लेंगे, समय की बचत हो जाएगी और अपनी अपनी कॉपी में अपने आप उतार लेंगे। तो ये है, इसका थोड़ा फायदा है। दूसरा देखिए प्रतिरूप। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप का बड़ा महत्व है। प्रतिरूप यानी उसका मॉडल, प्रतिरूप यानी मॉडल। प्रतिरूप को कक्षा में प्रदर्शित करने से छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। अब ग्लोब ही देख लीजिए आप, ग्लोब को जब वहां पर आप रखते हैं बच्चों के सामने, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी पृथ्वी यहाँ पर ही मौजूद हो, यानी वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए भूगोल शिक्षण में ज्वालामुखी पर्वत के प्रतिरूप को छात्रों को दिखाया जा सकता है। मैंने ग्लोब का दिया है, यहाँ पर अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं। प्रतिरूप के अंग एवं कार्य आदि को सरल तथा स्पष्ट भाषा में छात्रों को समझाना चाहिए। जो भी जैसे ज्वालामुखी पर्वत का प्रतिरूप आपने दिखाया है, तो ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको आप मौखिक तौर पर बता सकते हैं और सामने इसका प्रतिरूप है वो भी नजर आएगा, तो आसानी से सीख पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है दृश्य सामग्री में आपका बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट भी इसी को बोलते हैं। सूचना पट ये प्लाईवुड यानी प्लाई का बना हुआ है, प्लाई की लकड़ी से, मोनोसाइट या मजबूत गत्ते का बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पेन्स का प्रयोग किया जाता है। ये बुलेटिन बोर्ड है, अलग अलग कलर में होता है, यहाँ पर प्लाई लगी हुई रहती है, मोनोसाइट या मजबूत गत्ते का बना होता है। और साथ में प्रदर्शन सामग्री, जैसे कोई ये पेज है,
इसको आपको यहाँ पर नोटिस चिपकाना है, लगाना है, तो ड्राइंग पिन्स का उपयोग करते हैं। इन पिनों को अच्छे से इसके ऊपर लगा सकते हैं आप, जिससे ये इधर उधर भागे नहीं पेज। तो ये कार्य किया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों की स्वनिर्मित रचनाएं, देश विदेश की घटनाएं एवं समाचार प्रतिदिन के लिखकर किया जा सकता है। तो ये चिपका सकते हैं आप बुलेटिन बोर्ड में। इसके बाद में फ्लैनल या खादी बोर्ड, फ्लैनल जिसको खादी बोर्ड भी कहते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कलर में चिपके हुए चित्र हैं। ये फ्लैनल बोर्ड है मित्रों, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से लगा रहता है। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। फ्लैनल बोर्ड प्लाईवुड अथवा भारी कार्डबोर्ड पर गोंद पर चिपकाया हुआ फ्लैनल अथवा खादी का कपड़ा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है हरे कलर में, ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये खादी का कपड़ा है, इसी को फ्लैनल बोलते हैं। खादी का कपड़ा होता है जो कि एक समय धरातल पर चिपकाया जाता है। कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को फ्लैनल बोर्ड पर चिपकाया जाता है। तो ये याद रखें आप, फ्लैनल बोर्ड का जो महत्व है वो क्या है, तैयार चित्र हैं। जो तैयार चित्र किए गए हैं आपके द्वारा कार्डबोर्ड पर छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको फ्लैनल बोर्ड पर चिपकाया जाता है। इतना ध्यान में रखना आपको। बुलेटिन बोर्ड अलग है, फ्लैनल बोर्ड अलग है। और इसके बाद में रेखा चित्र है। रेखा चित्र विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी प्रभाव उत्पादक सहायक सामग्री है। प्रभाव उत्पन्न करने वाला विभिन्न विषयों के शिक्षण में इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों के द्वारा अंतः संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। रेखा और प्रतीक चिन्हों के द्वारा इसमें विषय वस्तु से संबंध, किसी चित्र अथवा परिस्थिति का रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन होता है, संकेत के रूप में। जैसे रेखाओं के माध्यम से ये किसी का डायग्राम बना सकते हैं आप, और इस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से भी आप किसी चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके अलावा मानचित्र है। देखिए मानचित्र छोटे पैमाने से प्रदर्शित सम धरातल पर दिखाए जाने वाला पृथ्वी का चित्र है। चित्रों के समूह को एटलस कहा जाता है। बहुत सारे चित्रों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। और पैमाने से प्रदर्शित एक पैमाना मानते हैं और उस पैमाने पर पृथ्वी का चित्र बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। मानचित्र सभी ने देखे होंगे आपने। तो दृश्य सामग्री में इनको भी काम में लिया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के समूह के अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त कर दिया जाता है। अमूर्त वस्तुएं यानी वास्तविकता में तो आप उनको देख नहीं सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश को आपको देखना है, हिमाचल प्रदेश को आप देख रहे हैं, मानचित्र में देख रहे हैं, तो ये अमूर्त वस्तु है आपके लिए। मानचित्र में आप इसको देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, तो ये अमूर्त वस्तु है। लेकिन मानचित्र में इसको प्रदर्शित कर दिया है तो यही वस्तु आपके सामने क्या बन जाएगी, मूर्त रूप इसका ले लेगी। आप वास्तविकता में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम हिमाचल प्रदेश में ही हैं। इस प्रकार से उसको रंगीन चित्रांकन किया जाता है। मानचित्र में अत्यधिक तथ्य नहीं होने चाहिए, अत्यधिक तथ्य। अब इतनी सी बातें हैं, जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एमपी, हिमाचल प्रदेश के बारे में आप देख रहे हैं, और इसमें आपने कृषि वाला भी जोड़ दिया, इसकी रोड भी जोड़ दी, और अन्य उद्योग धंधे, सारी बातें इसमें ऐड कर दी। अब बच्चे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना इसको आपने भर दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि अत्यधिक तथ्य यानी मोटा मोटी तौर की जो बातें हैं वही यहाँ पर प्रदर्शित करनी चाहिए, ज़्यादा आंकड़े यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तभी बच्चे को मानचित्र स्पष्ट रूप से दिखेगा। संकेत स्पष्ट हो तथा पैमाना निश्चित होना चाहिए। पैमाना निश्चित, जो आपने माना है वो क्राइटेरिया इसका फिक्स होना चाहिए। मानचित्र का उपयोग उचित समय पर ही करना चाहिए तथा अवसर समाप्त होने पर उसे हटा देना चाहिए। जैसे ही क्लास में आप जाते हैं और मानचित्र का कोई टॉपिक आ गया है
तो पहले थोड़ा उसका व्याख्यान करें आप, पहले थोड़ा उसका व्याख्यान करें, क्या है एमपी के बारे में या राजस्थान के बारे में बता रहे हैं आप, तो थोड़ा उसका व्याख्यान। एमपी और राजस्थान में भी आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो मानचित्र से संबंधित है, कृषि से संबंधित है या उद्योग धंधों जीवों से संबंधित है, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी बच्चों को दीजिए। उसके बाद में मानचित्र आपको दिखाना है और इसमें जो आवश्यक पॉइंट है उनको बता करके मानचित्र को वहां से हटा लेना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए उनके सामने नहीं रखना है। नहीं तो फिर बच्चे क्या है, आपके व्याख्यान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उस मानचित्र को ही लगातार देखते रहते हैं, जिससे आपकी क्लास जो सही प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। 7वां पॉइंट आपका दर्श सहायक सामग्री में चित्र है। चित्र बालकों की जिज्ञासा वृत्ति एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। जिज्ञासा यानी जानने की जो इच्छा है वो ज़्यादा जागृत होती है। कल्पना शक्ति, वो कल्पना अत्यधिक कर सकते हैं चित्रों के माध्यम से। जैसे किसी का भी चित्र बनाया, ये एक बस बना दिया आपने इस प्रकार से, तो वो जानेंगे कि इसमें टायर कहाँ पर लगे हुए हैं, इसके शीशे जो ग्लास हैं वो किस प्रकार से बने हुए हैं, इसकी जो शेप है वो किस प्रकार से, सर क्या हम इसमें और इसका मॉडल चेंज कर सकते हैं क्या, और इसको छोटी बना सकते हैं क्या, इसको बड़ी कितनी बना सकते हैं। इस प्रकार के सवाल उनके मन में लगातार उत्पन्न होंगे, यानी कल्पना शक्ति उनकी बढ़ेगी, उनके जानने की इच्छा अत्यधिक होगी। चित्रों के माध्यम से वो और नए सवाल उत्पन्न इनमें से कर लेंगे अपने आप। चित्र सरल, सही और सत्य रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। चित्र हमेशा सरल होना चाहिए, सरल भाषा में या सरल छपा हुआ, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब किसी बच्चे का आप डायग्राम बना रहे हैं और उसमें नाक यहाँ पर लगा दिया, आंख यहाँ पर लगा दी, ठीक है ना, इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल सरल होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रों का आकार। कक्षा के आकार के अनुकूल तथा उसमें शीर्षक दिया हुआ होना चाहिए। शीर्षक यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह पॉइंट होना चाहिए कक्षा के आकार के अनुकूल। जैसे कक्षा इतनी बड़ी है और आप चित्र बना रहे हैं इतना बड़ा, तो ये उचित नहीं है मित्रों। कक्षा का आकार इतना बड़ा है तो चित्र भी इतना सा ही बनाएं आप, ये नहीं कि बड़ा सा चित्र या प्रतिरूप लेके उनके सामने बैठ गए आप, तो ये उचित नहीं है। और अत्यधिक छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सा छोटा सा चित्र जो बच्चों को लास्ट वाले या शुरुआत में जो बच्चे बैठे हैं उनको दिख ही नहीं रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आपका दृश्य सहायक सामग्री में ग्लोब है। ग्लोब गोल आकृति पर त्रिपक्षीय चित्र है। ग्लोब पृथ्वी के धरातल का सुत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जब स्थान, आकार, दूरी, दिशा तथा भूमि की बनावट एवं सागर आदि की सापेक्षिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना हो। तो ये है मित्रों, जब किसी स्थान को दर्शाना हो, बताना हो, उसका आकार कैसा है, उसकी दूरी कितनी है, दिशा कौन सी दिशा में है और उसकी भूमि की बनावट कैसी है, सागर कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें जब आपको बतानी हो, दर्शानी हो बच्चों के सामने, तो ग्लोब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें इस पर नोटेड होती हैं। ग्लोब प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रकरण पृथ्वी की आकृति, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गति। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस समय ये ध्यान में रखें कि पृथ्वी की आकृति के बारे में कुछ बातें हैं टॉपिक में, तो आप ग्लोब को दिखाएं, अन्यथा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध प्रदर्शित करना है बच्चों के सामने, तो आप दिखाएं। अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी की गति है, उसको बताना है, तो ग्लोब को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यक बातें हों तभी उसका इस्तेमाल करें। और 9वां पॉइंट आपके लिए ये रहा, देखिए 9वां पॉइंट चार्ट्स। 9वां है चार्ट्स। चार्ट किसी घटना या क्रांति का क्रमिक विकास दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी घटना है या क्रांति हुई है, आंदोलन हुआ है, क्रमिक विकास, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, क्रम से, वो दिखाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चार्टों में जलवायु है, तापक्रम आदि का प्रदर्शन भी सुगमता से किया जा सकता है। जिस क्षेत्र का चार्ट बना रहे हैं उसकी जलवायु कैसी है, जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए तापक्रम कितना है, टेम्परेचर, उसको प्रदर्शन किया जा सकता है।
बहुत ही आसान बातें हैं मित्रों, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके। देखिए, चार्ट के द्वारा किसी वस्तु का अंतः संबंध तथा संगठन, भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दर्शात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए 10वां पॉइंट इसी में आपका, ये देखिए पोस्टर, कार्टून, पोस्टर। यह सहायक सामग्री किसी सूचनात्मक ज्ञान एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का सरल माध्यम है। उदाहरण देखिए, पहला है जैसे भारत की विभिन्नता में एकता को भारत में बसने वाले लोगों को एक पोस्टर में अपनी अपनी वेशभूषा में प्रस्तुत करके दर्शाया जा सकता है। यानी भारत में विभिन्न प्रकार के लोग बसते हैं, आपको ये पता है, और उन लोगों को एक पोस्टर में आप उनकी अलग अलग पोशाक के रूप में, वेशभूषा के रूप में दर्शा सकते हैं। इसमें आपका काम में आता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, बच्चों की अच्छी आदतों, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, धूम्रपान, वनों की सुरक्षा आदि को पोस्टर एवं कार्टून के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पोस्टर का प्रयोग करने से पूर्व उनके आकार, प्रकार, रंग एवं उपयुक्तता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये साधारण सी बातें हैं, क्योंकि त्रुटिपूर्ण पोस्टर एवं कार्टून से गलत धारणा बन जाती है। 11वां पॉइंट है आपका स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स है। स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स देखिए क्या होता है। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप्स की सहायता से बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार में पर्दे पर देखते हैं। यांत्रिक उपकरण के माध्यम से एक एक परिस्थिति को जिन चित्रों के सहारे प्रदर्शित किया जाता है वह स्लाइड्स होती हैं। यांत्रिक उपकरण यानी टेक्निकल जो उपकरण है, उनके माध्यम से अनेक प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बड़े आकार में बड़े पर्दे पर उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आपका स्लाइड काम में आता है और फिल्म स्ट्रिप जो है वो काम में ली जाती है। स्लाइड्स छोटे आकार की फोटो, नेगेटिव रील तथा कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं, जिन्हें फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छोटे आकार की फोटो, नेगेटिव रील, यह आपने कैमरे में देखा होगा पहले पुराने समय में। अभी तो कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है नेगेटिव रील की, डायरेक्ट आपके मेमोरी हैं, अन्य बहुत सारे साधन डेवलप हो गए, उनके माध्यम से करते हैं। लेकिन पुराने समय की बात है मित्रों, उनमें नेगेटिव रील होती थी, उनका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। और कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए जो भी चित्र हैं उन्हें फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है, यानी उसको सामने आपके पर्दे पर प्रदर्शित करने वाला प्रोजेक्टर, उसका इस्तेमाल करके पर्दे पर उनको देखा जा सकता है। और लास्ट की आपकी सर्वे दर्शे सहायक सामग्री एवं उपयोग विधि। सर्वे और दर्शे दोनों। इसमें पहला है नाटक। नाटक के माध्यम से आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। कैसे? किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है। इसके द्वारा संवाद, बोलने एवं रंगमंच पर अभिनय करने की कला में दक्षता आती है। किस प्रकार से आप कला कर सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित, चाहे रामायण हो, सुदामा की कहानी हो या अन्य कोई कविता कहानी हो। नाटक के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले प्रमुख उपकरण भगवान राम का आदर्श चित्र, पन्नाधाय का त्याग, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आदि। तो ये प्रमुख उदाहरण हैं इनके। इन पर आप नाटक फिल्मांकन कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं आप स्वयं। आदर्श चरित्र लोगों के सामने उजागर कर सकते हैं। इसमें पात्र होंगे, पात्र आपने किसी को बना दिया या आप में से बन गए, और साथ साथ में इनकी जो कहानी है उनको आप बोलेंगे, और रोल अभिनय है जो वो भी साथ में करते जाएंगे। तो इस प्रकार से दृश्य सर्वे सहायक सामग्री में आपका नाटक आता है। इसके बाद में चलचित्र। चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखता है। व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए, किनके माध्यम से? चलचित्र के माध्यम से। शिक्षण में चलचित्रों का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के पश्चात होने लगा था, परंतु उनका 1931 के बाद पर्याप्त मात्रा में उपयोग होने लगा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात 1931 के बाद तो बहुत ज्यादा उपयोग। चलचित्र छात्रों के सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाप्रद चलचित्रों को छात्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी चलचित्र हैं, फिल्म है,
उनको देखना चाहिए छात्रों को। इसके बाद में टेलीविज़न है। टेलीविज़न भी जनसंपर्क का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जिसके द्वारा आप समाचार पत्र है, रेडियो है, सिनेमा है आदि सभी की एक साथ पूर्ति हो सकती है। सरकार इसके माध्यम से नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पक्षों की जानकारी भी देती है टीवी के माध्यम से। टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में डॉक्टर बेवेड ने किया था। 1925 में हमारे देश में सर्वप्रथम 1959 में नई दिल्ली में इसका केंद्र खोला गया था। तो ये बातें भी ध्यान में रखें। अब इसके बाद में आपका कठपुतली दर्श सर्वे में यह सामग्री भी उपयोग में ली जा सकती है। कठपुतली का नृत्य आप सभी ने देखा होगा। निर्जीव यानी सजीव नहीं है। निर्जीव कठपुतलियों के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के अधिकांश विषय वस्तु अध्यापन नाटकीयकरण विधि से बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जाता है और ये भी आपकी उसमें काम में ली जाती है दर्श सर्वे सहायक सामग्री में। तो ये थे मित्रों टीचिंग एड्स इन हिंदी, शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी की। और लगभग तो प्रत्येक में ही चाहे कोई भी सब्जेक्ट कोई भी विषय हो उसमें ये शिक्षण विधियां काम में ली जाती हैं। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखें। इनके जो जो उपयोग बताए गए हैं वो भी ध्यान में रखें। आज का वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे, लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।